Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Haider Murtaza from KIPS College Firozpur Road campus. I hope that you are doing good and taking good care of yourself. Today we are going to discuss the poem number 7. The title is Times and the poem is from Ecclesiastes. सो अमूमन ये होता है स्टूडेंट्स के जो पोएम है उसके साथ शायर का नाम, पोइट का नाम लिखा होता है। ये लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रॉम Ecclesiastes 3:1-12. So the poet of this poem is unknown. That's why Ecclesiastes is written over here. तो ये Ecclesiastes क्या है, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम टेक्स्ट की जानिब मूव करेंगे। Ecclesiastes विजडम बुक है फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। अगर आपको आइडिया हो तो जो क्रिश्चियंस की होली बुक है द बाइबल, उसके दो हिस्से हैं, न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट से ये पोएम ली गई है, इसी वजह से यहाँ पर शायर का नाम नहीं लिखा हुआ। जब आप रेफरेंस लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem Times from Ecclesiastes. So I hope that you have got the idea. Now we are going to discuss the text of this poem. First of all, I'm going to read the poem. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to rend and a time to soothe. A time to keep silence and a time to speak. तो स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि शायरी आपकी ज़ुबान में न भी हो, यानी आप शायरी को नहीं भी समझते, फिर भी जब इसको पढ़ा जाता है तो आपको लुत्फ़ आता है, यू एंजॉय द पोइट्री। सो मैंने कोशिश की है कि मैं इसे इस तरह पढ़ूं कि आप इसे एंजॉय कर सकें। लेकिन अब हम बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन, और कुछ चीदा अल्फाज हैं कि जिनके हम सिनोनिम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतनी मुश्किल आपको पता है कि वोकैबुलरी यहाँ पर नहीं है। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, हर चीज़ के लिए एक ख़ास मौसम है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। हेवन यू नो आसमान को कहते हैं, स्काई को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ आसमान। और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि चूँकि हम जब खुदा की बात करते हैं तो हम बुलंदी की बात करते हैं, आसमानों की बात करते हैं, तो इस पस मंज़र में भी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन लिटरल मीनिंग ऑफ हेवन इज स्काई। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। पर्पस मीन्स मोटिव, यानी आसमान के नीचे हर एक चीज़ का, हर एक मकसद, हर एक पर्पस, हर एक मोटिव का एक ख़ास वक्त है। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक ख़ास वक्त है। एंड अ टाइम टू डाई, और मौत का एक ख़ास वक्त है। अ टाइम टू प्लांट, यानी प्लांट से मुराद है कल्टिवेशन, काश्त का एक मौसम है। एंड अ टाइम टू प्लक अप एंड विच इज प्लक अप दैट विच इज प्लांटेड। और जो चीज़ आपने काश्त की है उसको हार्वेस्ट करने का, उसको रीप करने का, उसको काटने का भी एक ख़ास वक्त है। A time to break down and a time to build up. चीज़ों की तामीर का भी एक वक्त है और उनकी तखरीब का भी एक वक्त है। यानी पहले ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन का मतलब बहुत सिंपल है, यू नो दैट किसी चीज़ को तोड़ना, और बिल्ड अप किसी चीज़ को तामीर करना, यानी तामीर और तखरीब का यहाँ पर जिक्र है। इससे पहली लाइन में एक वर्ड आया प्लक अप, और बहुत पहले आप सुन रखा है आपने कि प्लक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फूलों को तोड़ने के लिए। आम तौर पर आप ट्रांसलेशन में ये पढ़ते रहे हैं। तो प्लक अप का रीप होगा यहाँ पर हार्वेस्ट। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको जो सिनोनिम्स है वो नज़र भी आ रहे हैं। तो प्लक अप का मतलब है टू रीप, टू हार्वेस्ट, फसल जो आपने बोई है उसे काट लेना।
So coming back to the next line, and a time to build, a time to, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to dance. रोने का भी एक वक्त है और नाचने का भी एक वक्त है। अब आप गौर से इन दो लाइंस को देखें तो वीप से मुराद जाहिर है ग्रीफ है, गम है, सोरो है, और डांस से मुराद खुशी है, हैप्पीनेस। A time to cast away stones and a time to gather stones together. अच्छा, अब cast away जो है इसको हम ये कह सकते हैं abandon, leave, throw, यानी जो पत्थर हैं उनको फेंकने का भी एक वक्त है और फिर उनको इकट्ठा करने का भी एक वक्त है। ये हम एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। A time to embrace. Embrace क्या होता है? गले मिलना, to hug. A time to embrace, गले मिलने का एक वक्त है। And a time to refrain from embracing, और गले न मिलने का या गले मिलने से इज्तनाब करने का भी एक वक्त है। रिफ्रेन आप बार बार पढ़ चुके हैं शॉर्ट स्टोरीज में, आपके लिए अब बहुत कॉमन हो जाना चाहिए, लेकिन राइट साइड पर आप देख सकते हैं रिफ्रेन मीन्स एब्स्टेन और कीप अवे, किसी चीज से बचना, दूर रहना। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो यू कैन यूज एब्स्टेन एंड कीप अवे फॉर द वर्ड रिफ्रेन। अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज, हासिल करने का भी एक वक्त है, एंड अ टाइम टू लूज, और किसी चीज को लूज करना, किसी चीज से महरूम हो जाने का भी एक खास वक्त है। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, चीजों को अपने पास रखने का भी एक वक्त है और उन्हें छोड़ने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू रेंड, दिस कैन बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड हो। राइट साइड पे आप देख सकते हैं रेंड का मैंने सिनोनिम लिख दिया है, स्प्लिट। यू कैन से कि आपने कोई चीज़ निट की, कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ बुनी और फिर उसे आपने स्प्लिट कर दिया। उर्दू में हम कहते हैं उधेड़ दिया। तो बिल्कुल सेम मीनिंग यहाँ पर आएगा कि अ टाइम टू रेंड एंड अ टाइम टू सू, यानी चीज़ों को सीने का, बुनने का भी एक वक्त है और उनको उधेड़ने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का भी एक वक्त है, एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी एक वक्त है। तो स्टूडेंट्स, इस रीडिंग के दौरान और इस पूरी पोइम को अगर हम देखते हैं तो एक चीज आपको बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई देगी, एंड दैट इज द रेपिटिशन ऑफ द वर्ड टाइम। एंड यू नो दैट रेपिटिशन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड बाय द पोएट्स। सो अगेन एंड अगेन टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ द पोएट wants us to get the meaning of time and get the importance of time. So इसे आप critical appreciation में डिस्कस कर सकते हैं कि पोइट्स ने एक डिवाइस यूज की है। The poet has used the device of repetition and the word time is being repeated again and again, and this shows that the writer wants emphasis on this particular word. Now can you if you look at the right side of the slide, you can see the words in synonym: heaven, sky, pluck up, reap, harvest, embrace, hug, refrain, abstain, keep away। ये इसी का ही है, रिफ्रेन का, ये नया वर्ड नहीं है। कॉमा आपको बता रहा है कि रिफ्रेन के ही दो मैंने सिनोनिम लिख दिए हैं। रेंड, स्प्लिट, उर्दू में उधेड़ देना। सू, निट, स्टिच, और यू कैन से मेंड, ये भी इसी का सिनोनिम है। कॉमा आपको ये बता रहा है। बुनना, किसी चीज को सीना, और गैदर का मतलब तो आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, एंड इसका मतलब हुआ कलेक्ट, इकट्ठा करना। अब हम अगली स्लाइड की जानिब मूव करेंगे और इसमें हम ये बात करेंगे कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का, वो आपने इस पोएम के हवाले से पर्टिकुलरली कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। पहली 4 लाइन्स आप देख रहे हैं, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर हेवन, अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। इसकी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। रेफरेंस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल हैव टू राइट। पहली चीज आपने लिखनी है रेफरेंस, और रेफरेंस क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम फ्रॉम एक्लेसियास्टिस। गॉट इट? तो बहुत सिंपल है, ये लाइन आपने इस पोएम से, कोई भी लाइन्स आती हैं आपने ये लाइन रेफरेंस के तौर पर लिख देनी है।
देन कम्स द कॉन्टेक्स्ट, एंड आई होप कि आप पहली पोइम्स में पढ़ चुकी हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे। द पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, रिवॉल्व्स का मतलब है घूमना, दैट एवरीथिंग हैज अ फिक्स्ड टाइम टू हैपन। आप मुझे सुन रहे हैं ना? आज आप मुझे देख नहीं पा रहे, कल से आप मुझे देख भी सकेंगे, लेकिन आज सुनने पर इक्तिफा कीजिए। तो स्टूडेंट्स, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट एवरीथिंग हैज अ फिक्स्ड टाइम टू हैपन। हर एक चीज के होने का एक खास वक्त है, एंड देयर इज अ वाइटल फोर्स दैट हैज सेट अ टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरी फिनोमेनन। यानी हर एक अमल जो है उसके लिए कुदरत ने, वाइटल फोर्स का मतलब हम खुदा की बात कर रहे हैं, कि उसने एक टाइम टेबल बना दिया है कि इसके मुताबिक चीज़ों ने होना है। नथिंग कैन बी डन बिफोर टाइम, कोई चीज़ वक्त से पहले नहीं होती। एज इट इज़ अ बिब्लिकल पोएम, चूंकि ये बाइबल से ली गई है, ओल्ड टेस्टमेंट से ली गई पोएम है, इट वॉन्ट्स मैन टू बिलीव द गॉड्स सुप्रीम अथॉरिटी हु कंट्रोल्स द यूनिवर्स। जाहिर है कि जो इल्हामी किताबें हैं जैसे कुरान मजीद है या यानी जितनी भी इल्हामी किताबें हैं वो इंसान को खुदा के करीब करती हैं। और इस पोएम का भी अंडरलाइंग मीनिंग अगर हम समझें तो वो यही बनता है, इट वांट्स मैन टू बिलीव द गॉड्स सुप्रीम अथॉरिटी हु कंट्रोल्स द यूनिवर्स। सो दिस कैन बी द कॉन्टेक्स्ट। आप ये भी लिख सकते हैं, आपके पास कोई और बुक है वहां से भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। जो कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा उसका उसकी जो रूह है वो यही होगी जो मैंने आपको बता दी है। सो दिस इज द सेकंड थिंग जो आपने लिखनी है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। देन कम्स एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं ना, पेपर में आपने पॉइंट्स नहीं लिख देने, ये पॉइंट्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आपके पास किप्स नोट्स मौजूद हैं, आप वहां से डिटेल से जो पैराग्राफ है उसे याद कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप समझें कि ये जो गिवन लाइंस हैं, 4 लाइंस, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। अच्छा, एक पहली चीज जो वो है द फिक्स्ड टाइम, दैट एवरीथिंग हैज अ फिक्स्ड टाइम। To be born has a fixed time, to die has a fixed time. Everything happens in a particular season, and there is a time for every motive in the universe, every purpose in the universe. So, हर एक चीज का एक खास वक्त है, एक फिक्स टाइम है, ना वो उससे पहले हो सकती है ना ही उसके बाद हो सकती है। फिर ये चीज है कि हर एक चीज की जो सिग्निफिकेंस है, जो पर्पस है, वो सेट कर दिया गया है बाय द गॉड, बाय द नेचर। और हर एक फिनोमिनन, हर एक अमल, हर एक एक्शन जो है उसकी खास बिगिनिंग है, खास एंडिंग है। सो यू कैन से दैट एवरी फिनोमिनन, एवरी एक्शन इन द वर्ल्ड हैज अ proper time when it begins and it has a proper time when it ends. So nothing can happen before that particular time. Then we can say that God is the decider, जो कि अभी हमने कॉन्टेक्स्ट में भी बात की है। क्योंकि हमने जिक्र किया कि ये बाइबल से ली गई पोइम है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो रीडर है उसे खुदा के करीब, गॉड के करीब लाने के लिए गॉड की अथॉरिटी जो है वो गो के पोइम में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन अंडरलाइनिंग मीनिंग उसका यही बनता है कि गॉड इज द डिसाइडर ऑफ एवरीथिंग व्हिच हैपेंस इन द यूनिवर्स। हैप्पीनेस एंड ग्रीफ, अब इसमें है अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। अगर हम लिटरली इसको लें तो पैदा होने का एक खास वक्त है और मरने का एक खास वक्त है, लेकिन आपको पता है कि शायरी जो है वो सीधी सादी जुबान नहीं होती, वो लफ्ज़ों में छुपे हुए मानी हमें निकालना होते हैं। मानी नहीं बल्कि माना निकालने होते हैं। तो बॉर्न एंड डाई, बॉर्न कैन बी यूज्ड फॉर हैप्पीनेस एंड डाई फॉर ग्रीफ, गम के लिए। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। लास्ट जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, रेपिटिशन एंड अपोजिट आइडियाज कंबाइंड, ये आप एक्सप्लेनेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप, जैसे कि आपके किप्स नोट्स में दिया हुआ है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की एक हेडिंग है, आप उस हेडिंग के नीचे भी रेपिटिशन ऑफ द टाइम इन द पोएम, और पर्टिकुलरली हम इन लाइंस की चूंकि बात कर रहे हैं, आप कहेंगे द रेपिटिशन ऑफ द वर्ड टाइम इन दीज लाइंस shows that the
poem wants us to emphasize, wants us to get the importance of the time, जो कि टाइटल भी है। और उसके बाद है अपोजिट आइडियाज कंबाइंड। ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ये तमाम तर जो लाइंस हम डिस्कस करेंगे उनमें ऐसे ही रहेंगे, रेपिटिशन भी और अपोजिट आइडियाज कंबाइंड टुगेदर। अब अगर आप गौर से इन 4 लाइंस को देखें तो कौन से अपोजिट आइडियाज हैं जिनको कंबाइन किया गया है? जरा सोचिए, फिर सोचिए और बताइए मुझे। जाहिर है आप अभी मुझे बता तो नहीं सकते, तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि 2 आइडियाज यहाँ पे कौन से हैं जो अपोजिट हैं, लेकिन उनको उनका कंट्रास्ट बयान किया गया है। बॉर्न एंड डाई, बॉर्न एंड डाई, ग्रीफ एंड हैप्पीनेस। तो ये जो कंपैरिजन है, ये इस पोएम में तमाम जो स्टैंजाज हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे सामने होगा, और इसे हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन भी आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग द थिंग्स। ऐसा ही है ना? चलें जी, अगली 4 लाइंस की तरफ बढ़ते हैं। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट व्हिच इज प्लांटेड, अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप। एक्सप्लेनेशन में फिर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने पॉइंट्स नहीं लिखने, आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो टाइम टू प्लांट एंड टाइम टू प्लक अप का मतलब हुआ कि द सोइंग सीजन एंड द रीपिंग सीजन, द कल्टिवेशन सीजन ऑफ द क्रॉप्स एंड रीपिंग ऑफ द क्रॉप्स, इट अकर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगेन ये फिक्स टाइम है कि जिस पर होता है, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी यहाँ पर, अगर हम लिटरली इसको प्लांट और प्लक को डिस्कस करें तो वो तो यही हो गया कि फसलों का काश्त किया जाना और फिर उन फसलों का काटना। लेकिन अगर हम इसे इसको अलामत के तौर पर लें तो इसका मतलब ये भी बनता है कि आप कोई काम करते हैं तो एक्चुअली आप फसल काश्त कर रहे हैं, और फिर जब उस काम का फल आपको मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब उस फसल को जो आपने काश्त की थी उसको आपने काट लिया है। तो इस तरह भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हाँ, एक और चीज़, हर एक चीज़ का वक्त है, वो फसलों की काश्त का भी और फसलों को काटने का भी, इसी तरह तामीर का भी और तखरीब का भी। अब ये तामीर और तखरीब क्या है, ब्रेक डाउन क्या है, डिस्ट्रक्शन है, बिल्ड अप क्या है, तामीर है। यानी आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे मुआशरे में भी, अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो कभी क्या होता है कि मकानों की तामीर हो रही है और कभी उनको गिराया जा रहा है। तो हर एक चीज़ जो है उसका एक प्रॉपर टाइम है। और इसके साथ साथ हमने जो फसलों के काश्त करने और फसलों को काटने की बात की है, वो लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ को भी सिंबलाइज हम इस तरह से, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद जो मौत के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसका जिक्र इसमें किया गया है। और अगर हम लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये बार बार आएंगे, जितनी लाइंस हम डिस्कस करेंगे उसमें ये है रेपिटेशन ऑफ टाइम एंड अपोजिट आइडियाज कंबाइंड। सो आई होप कि इन लाइंस का आपको आइडिया हो गया होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स बनाए हैं, आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, और जो भी आपके पास बुक है जिसमें एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट, देयर इज नो इशू। Now, a time to weep and a time to dance. मैं आपके सामने नहीं हूँ, वरना डांस जो है उसको मैं ज़रा आपको करके भी बता सकता था। खैर, इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट। अ टाइम टू वीप, रोने का भी एक वक्त है, एंड अ टाइम टू डांस, और नाचने का भी एक वक्त है। नाउ द वर्ड वीप एंड डांस, दे आर सिंबलाइजिंग एक्चुअली द हैप्पीनेस and the grief. Weep is the symbol of grief, गम की अलामत है, and dance is the symbol of happiness. जाहिर है कोई गम में तो डांस नहीं करता ना, कोई नहीं करता ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो जॉय एंड सोरो का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इस पोएम में क्या है, अपोजिट आइडियाज को उनका कंट्रास्ट, उनका मवाजना पेश किया गया है ताकि जो मतलब है वो सही तरीके से वाज़े हो सके। Then a time to a time to cast away stones. तो हमने पहले डिस्कस किया कि कास्ट अवे का मतलब है अबेंडन, किसी चीज़ को छोड़ देना। यहाँ पर स्टोन्स की बात है तो स्टोन्स को, पत्थरों को फेंक देना,
अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर। तो इसमें हम ये देखें कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग हिस्ट्री, तो जो पुरानी जंगें होती थी उसमें जाहिर है कि गन्स तो नहीं हुआ करती थी, तो लोग मिंजनीकों के ज़रिए से जो मुखालिफ है उस पर पत्थर फेंकते थे ताकि उस पर वो काबिज़ हो सकें। तो हम ये जो है अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, पत्थर फेंकने की एक बात हम इसमें भी ले सकते हैं, एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर। और जब वो फतह कर लेते थे उस शहर को या उस इलाके को, तो फिर उसे आबाद करने के लिए उन स्टोन्स को वो इकट्ठा करते थे। इसी तरह वी कैन ऑल्सो टेक दीज लाइन्स एज वी कैन से कि हम ईंटों को इकट्ठा करते हैं और घर बनाते हैं, we build houses, we construct buildings and we gather the stones। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हम उसी बिल्डिंग को गिरा रहे होते हैं, उन पत्थरों को फेंक रहे होते हैं, उन ईंटों को तोड़ रहे होते हैं। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड। सो 2 पॉइंट्स फिर वही आएंगे, रेपिटेशन ऑफ टाइम एंड अपोजिट आइडियाज कंबाइंड। तो ये आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड एट दैट एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू कैन आल्सो गिव एक झलक आप इसकी दिखा सकते हैं। Then comes a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep, a time to keep and a time to cast away। कास्ट अवे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब फिर हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट बहुत सीधी बात है। गले मिलना, एक्सेप्ट करना, गले मिलने से इज्तनाब करना, रिजेक्ट कर देना। तो जिंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करने का और उन्हें रिजेक्ट करने का, उन्हें छोड़ने का भी एक खास वक्त है। चीज़ों को हासिल करने का और चीज़ों से महरूम होने का भी एक खास वक्त है। तो इन दीज लाइन्स वी कैन ऑल्सो गेट द मीनिंग ऑफ रिलाइंग ऑन द लॉज ऑफ नेचर, कि कोई चीज़ अगर हमें मिली है या फिर कोई चीज़ है जिससे हम महरूम हुए हैं, तो वी शुड नॉट गेट वरीड बिकॉज द टाइम इज डिसाइडेड बाय द गॉड। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे। चीज़ों को अपने साथ रखने का भी एक वक्त है और उन्हें छोड़ने का भी एक वक्त है। अगर आप पॉइंट्स देखें तो मैंने लिखा है कि एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, लव, एंड वन थिंग मोर दैट लव इज नॉट मियर बिटवीन द कपल्स बट द लव वी कैन से दैट प्यार से सिर्फ और सिर्फ एक खास जो प्यार का मतलब लिया जाता है वो नहीं, बल्कि आप अपने डियर वंस के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो प्यार करते हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र है। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर माँ बाप के प्यार की बात है तो फिर रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग कहाँ से आ गया, कि गले मिलने से इज्तनाब करने का भी अब एक वक्त होता है। तो उसको भी समझने की कोशिश करें कि माँ बाप एक ख़ास वक्त तक जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और फिर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंट बनाने वाला फेज है दैट इज एक्चुअली रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि द मीनिंग इज दैट दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बिकम इंडिपेंडेंट। सो एंडिंग जो 2 पॉइंट्स है वो सेम होंगे कि टाइम को रिपीट किया गया, आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो अपोजिट आइडियाज़ हैं उनको इकट्ठा किया गया है। हासिल करना और किसी चीज़ को छोड़ देना, हासिल करना और किसी चीज़ से महरूम होना, ये 2 मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं इनकी यहाँ पर बात की गई है। बहुत आसान है ना ये पोएम, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ऐसा ही है ना। And now we are going to discuss the last stanza, a time to rend and a time to sew, a time to keep silence and a time to speak। यानी एक वक्त है चीज़ों को उधेड़ने का और चीज़ों को बुनने का। इसके लिए मैंने वर्ड लिखा है डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। There is a particular time when you construct the things and then there is a particular time when you destruct the things। वो चीज़ जो आपने बुनी है उसे आपने उधेड़ दिया। बिल्कुल ऐसे कि जैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, फिर एक ख़ास वक्त के बाद उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और फिर नए सिरे से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। टीयरिंग एंड वीयरिंग, इट इज़ एक्चुअली टू रेंड एंड टू सू।
और इसमें आप ये देखें कि जो कंट्रीज़ हैं, जो ममालिक हैं, उनके दरमियान वॉर्स होती हैं, दे फाइट टुगेदर, बट देन a time comes when they reconcile and they become friends. So we can say that that the actually this idea is being discussed in the first two lines. And the most important lines are the last two one, a time to keep silence and a time to speak. यानी खामोश रहने का भी एक ख़ास वक्त है और बोलने का भी एक ख़ास वक्त है। यानी समटाइम्स it is better to keep silence. It is better to be silent because it is the silence for good. आपने सुन रखा होगा, ऐसा सच जो इंतशार का बायस बने वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा होता है। ये उसी साइलेंस की बात है। A person should know that a person should know where to speak and where to remain silent. So there is a particular time when you have to be silent, but it doesn't mean that you will remain silent always. There is a time to speak. जब आपको लग रहा है कि आपके खामोश रहने से नुकसान हो रहा है, आपके खामोश रहने से जुल्म बढ़ रहा है, you have to speak against the cruelty, you have to speak against the oppression. तो बाइबल की इन लाइंस में यही बताया जा रहा है कि एक ख़ास वक्त है कि जब आपको खामोश रहना होता है, लेकिन you have to speak against the oppression, you have to speak against the cruelty. जुल्म के खिलाफ अगर आपको बोलना पड़े तो फिर आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। ये थी हमारी आज की जो पोएम है उसका टेक्स्ट था। अब थोड़ा सा हम कुछ और आइडियाज़ जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन डिस्कस एंड यू आर हैविंग द हेल्पिंग मटीरियल, जिससे आप मदद ले सकते हैं। और कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि मज़ीद डिस्कस होनी चाहिए या आपको समझ में नहीं आई, तो फिर हम इंटरेक्ट भी करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो हेल्पिंग मटेरियल है आप उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? वी हैव डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन दैट द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द idea that there is a particular and fixed time for each and every phenomenon in this universe, and this time is set by the God. And as the poem is taken from the Bible, so this poem wants human beings, this poem wants the readers to accept the vital force, which is actually the God, that He sets the timetable of the universe, and everything happens at a particular time. Nothing can happen before the time. So the human beings should realize this fact that everything is set by the God. तो ये चीज़ सेंट्रल आइडिया में आप डिस्कस कर सकते हैं कि हर एक चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है जो कि खुदा की जानिब से मुकर्रर किया गया है। कोई चीज़ उससे पहले या उसके बाद नहीं होती। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। व्हाट इज़ एक्लेसियास्टीज? सो हमने जब लेक्चर का आगाज़ किया था तो हमने इसे बड़े अच्छे तरीके से इस पर बात की कि एक्लेसियास्टीज is actually you can say one of the wisdom books of the Old Testament, which is, you can say, मैंने आपको पहले बताया कि the Bible consists of Old Testament and the New Testament. So we can say that the stuff we have discussed is actually from the Bible, इल्हामी किताब से है, और the writer of these lines is the poet of these lines is unknown, but it is claimed that these lines were written by King Solomon. You can say in Urdu या Arabic में हम जिन्हें सलमान, हज़रत सलमान कहते हैं, कि ये उनकी लिखी हुई जो लाइंस हैं, but as it is not an established fact, that's why हमने जब पोएम पढ़ी तो हमने वहाँ पर उनका नाम पोएट की जगह पर नहीं लिखा है। तो लेकिन आप इसका हवाला बहरहाल दे सकते हैं। The next question is, give 2 examples to prove that everything has a fixed time to happen. So अभी हमने पूरी पोएम डिस्कस की है। आप किसी भी 2
जो एक्शंस हैं, जो दो फिनोमेनन हैं, उनके उनके बारे में बात कर सकते हैं. तो वी कैन से दैट देयर इज अ पर्टिकुलर एंड फिक्स्ड टाइम to be born and to die. No one can have birth before the time, and no one can die before time because it is fixed by the God. Same is the case for the other phenomena. You can discuss there is a particular time to get and there is a particular time to lose. There is a particular and fixed time to cultivate the crops, and there is a fixed time to reap the crops. So हमने एक दो से ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए. What kinds of delight we miss in our life, our daily life, when we do not have time. जब हमारे पास वक्त नहीं होता तो हम कौन सी खुशियाँ मिस कर देते हैं, कौन से मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस हम मिस कर देते हैं. तो बहुत कॉमन सी बात है दैट व्हेन वी डू नॉट हैव टाइम वी कैन नॉट मीट आवर डियर वंस. कॉमा लगा के आप आगे लिख सकते हैं siblings, parents, and other people we love. So we cannot spend time with them, and that's why we miss these delights when we don't have time. How do you explain a time to rend and a time to sow? So a time to rend, as we discussed earlier, that it means to tear something, and it is actually used for the times of war, for sorrow, for suffering, and for mourning. Or then time to sow, we can say that it is the time when we mend, when we repair and fix the things. So both of these phenomena has a particular and fixed time. So this is all about the short questions. So we are moving to the last slide, and last slide has a few questions. Okay, explain the message in the first 8 lines of the poem in your own words. हम ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एक्सप्लेनेशन की है लाइन वाइज. तो आप फर्स्ट 8 लाइंस जो हमने इसमें बात की है वो इसमें लिख सकते हैं. इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. So read the poem and complete the lines. So actual lines poem की दी गई हैं, and we are to fill the gaps. A time to be born and a time to die. Yes. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to dance. A time to get and a time to lose. A time to keep silence and a time to speak. That's good. So this is all about this poem, and मुझे उम्मीद है कि आप ये पोएम अच्छी तरह तैयार करेंगे. इस लेक्चर से जाहिर है लर्निंग भी होगी, तो उसकी अहमियत अपनी जगह पे. लेकिन एक तो इस पोएम को बार बार आप पढ़िए, इसकी रीडिंग से प्लेजर हासिल कीजिए, और इसके साथ साथ इसको समझने की कोशिश करें. जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके साथ साथ आपके पास जो किप्स नोट्स हैं आप उनसे भी मदद ले सकते हैं. इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय.